हेलो बच्चों, तो चलो डे 2 में टॉपिक कवर जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इस वाले लेक्चर में। देखो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, उसी के कंटिन्यूएशन में जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डे 1 में करा था। उसके बाद मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन के साथ साथ हम फोर्स भी देखेंगे कि चार्ज जब किसी फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है। और जैसे ही हम फोर्स की बात कर लेंगे फिर हम मोशन पे आएंगे, और जब हम मोशन पे आ जाएंगे तो वहीं पर हम देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करता है और किसी किसी केस में हेलिकल करता है। तो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कल हमने डायरेक्शन की बात करी थी, तो एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा दूं। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी वीडियो 1 में भी आपने देखा होगा कि डायरेक्शन की बात करी गई थी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और पूछता है मुझे इस जगह पर डायरेक्शन बताओ और इस जगह पर डायरेक्शन बताओ। तो उसके लिए हमें एक चीज़ बहुत क्लियर रखना है कि देखो मैं जब भी ऐसा डायरेक्शन लूँगा ये पॉजिटिव जे कैप रहेगा। इधर का अगर कोई डायरेक्शन है पॉजिटिव आई कैप है, इस साइड में अगर कोई डायरेक्शन है नेगेटिव आई कैप है। बाहर की तरफ अगर कोई डायरेक्शन है जैसे स्क्रीन के बाहर की तरफ, ठीक है ना, या मैं जिधर आपको देख रहा हूँ इधर की तरफ में वो पॉजिटिव जे कैप होगा, के कैप होगा, जेड एक्सिस कहते हैं। और अगर मेरी तरफ आ रहा है यानी आपके लिए स्क्रीन की तरफ और मेरे लिए मेरी तरफ आ रहा है इस तरीके से, जैसे अगर ये एरो है इस तरीके से, तो ये मेरे फेस का नेगेटिव जेड एक्सिस है। ठीक है ना, जिसे हम नेगेटिव के कहेंगे। तो पॉजिटिव के को देखो मैं दिखाऊंगा सर्कल से डॉट। ठीक है ना, इसका मतलब जो तीर है उसका टेल यहाँ है और हेड कहाँ है, बाहर की तरफ। और नेगेटिव के कैप को मैं दिखाऊंगा सर्कल करके क्रॉस, इसका मतलब अंदर की तरफ। इतना क्लियर हो गया। बाकी देखो यहाँ पर डायरेक्शन हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना पाम रूल हम करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले अपना हाथ ऐसे रख लीजिए, सभी मेरे साथ हाथ ऐसे रख लीजिए। कौन सा हाथ सर, तो राइट हैंड। राइट हैंड में देखो ये जो दिख रहा है अंगूठा, दिख रहा है अंगूठा, इसको रखना है जिधर करंट जा रहा है, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ये अंगूठा रखना है। ये जो टिप दिख रहा है, ये जो टिप, ये टिप रखना है जिधर पूछा गया है। अब अगर मैं देखो कि अगर मैं ऐसे अपना हाथ रखता हूं तो इमेजिन करो कि मैं अगर आपको आशीर्वाद दे रहा हूं तो आशीर्वाद कैसा दे रहा हूँगा, इस साइड में दे रहा हूँगा, राइट। और अगर मैं ऐसे करता हूं तो आशीर्वाद किधर दे रहा हूं, मैं अपने साइड में कर रहा हूं। अगर मैं इस तरीके से हाथ रखता हूं तो इधर जा रहा है वेक्टर, और जो ये आशीर्वाद जिसे कह रहा हूं वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और अगर मैं ऐसे रखता हूं तो आप देख रहे हो इधर जा रहा है वेक्टर। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब सभी मेरे साथ इसको करेंगे, कल भी कराया था, एक बार और करके फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो अंगूठा कहाँ रखना है, तो मैंने अपना अंगूठा रखा यहाँ पर, ये देखो करंट के डायरेक्शन में दिख रहा है, ये मेरा अंगूठा है। ये जो टिप है ये किधर रखना है, तो मुझे इधर की तरफ सबसे पहले पता कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये ऐसा रख दिया इस तरीके से। अब आप देख रहे हो जब मैं इस तरीके से रख रहा हूं तो जो मेरा ये वाला पोर्शन है वो कहाँ जा रहा है, अंदर। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। अंदर का मतलब माइनस के कैप हम कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया इस साइड में अंदर की तरफ। अब जरा इधर आ जाओ, अब देखो, अब मैं जब अपना अंगूठा इधर ला रहा हूँ इस साइड में, और अब अपना जो हाथ है उंगलियां वो इधर लेके जा रहा हूँ इस साइड में, क्योंकि अब मैं इधर निकालने जा रहा हूँ इस साइड के हिस्से में। तो अब आप देखो, अब जो आपका आशीर्वाद आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रहा है वो मैंने पॉजिटिव के कैप पे दिखाया है। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कल भी मैंने क्लास में कराया था, तो लाइव क्लासेस में भी एक बार मैं डायरेक्शन को आपके साथ डिस्कस कर लूँगा ताकि कोई डाउट हो। बाकी नीचे कमेंट में डाल देना अगर इसमें कोई डाउट हो तो। अब देखो
अब फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि अगर कोई मैग्नेट है आपके पास और मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, यानी साउथ में एंटर करती है और नॉर्थ से क्या होता है, बाहर निकलती है एक्सटर्नली। अंदर तो चलो साउथ से नॉर्थ जाती है वो अलग बात है, बट नॉर्थ से बाहर जाती है और साउथ से टूवर्ड्स जाती है साउथ पोल का। तो अगर आप ये वाला फिगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर फील्ड लाइन आ रही है, देख रहे हो, आ रही है अंदर की तरफ, और इस साइड से फील्ड लाइन निकल रही है। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि इट इज़ एक्टिंग लाइक अ नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज एक्टिंग लाइक अ साउथ पोल। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन निकालना आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारा बायो सवार्ट लॉ वाले टॉपिक में मिलेगा। तो अभी हम आ जाते हैं जो अपना ओरिजिनल टॉपिक है, जो आज का टारगेट था। आज का टारगेट था सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं हम। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ चार्ज पार्टिकल बाई चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म। तो इनसाइड का मतलब मूविंग करना है, याद रखना, मूविंग इनसाइड द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पर UFM लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो कई बार ना क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, बट आपके लेवल पर जेई में भी जब तक मार्क नहीं है, इवन नीट में भी जब तक मार्क्ड नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तब तक आपको यूनिफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट लेना रहता है, ठीक है ना। तो अब देखो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हम निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप देखो तो यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। उससे क्या है, आपको चीज़ें थोड़ा ईजी रहेंगी यहाँ पर समझने में। क्योंकि देखो हमारा यहाँ टारगेट ये नहीं है कि कितना व्यू आए, कितना वो जाए। जो कॉन्क्रीट स्टडी है, मतलब हर चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके माइंड में आना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आप एक बार बेसिक स्ट्रक्चर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। वैसे तो ये बहुत डिटेल में आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, लेकिन अभी आपको इसे रफली लिख लेना है कहीं साइड में, क्योंकि जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही यहाँ जानने वाले हैं ताकि हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ें। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सबसे पहले तो फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी बताया गया था फील्ड को इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम उसे एक एरो हेड से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। अब मान लो मैंने आपको ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करके दिखा दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया बी वेक्टर। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो जोन है यहाँ पर साउथ पोल है और ये वाला जो जोन है यहाँ पर नॉर्थ पोल है, क्योंकि देख रहे होगे फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है। वैसे तो ये क्लोज लूप बनाता है, बट इस समय उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैटर नहीं करती। अभी हम बस रिप्रेजेंटेशन वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर इसको डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है ना, जहाँ पर ये टॉपिक आएगा सीक्वेंस में। तो एक तो ये चीज़ जानना है। दूसरा, अगर आप देखो मैं चाहता तो ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी। अब इन दोनों किसे अगर आप ध्यान दो तो ये अभी भी नॉर्थ बता रहा है, अभी भी साउथ बता रहा है, बट दोनों फिगर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं। तो इक्वली स्पेस्ड लाइन जब होती हैं, इक्वली स्पेस्ड अगर लाइन है और एक ही डायरेक्शन में है, देखो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप इसे पैरेलल लाइंस भी कह सकते हो। तो अगर आपको किसी जगह पे फील्ड लाइन पैरेलल दिखाई दे रहा हो और इक्वली स्पेस्ड दिखाई दे रहा हो, तो समझ जाओ उस पूरे जोन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। और इस वाले फिगर में आप देख रहे हो यहाँ पर फील्ड लाइन दूर है और यहाँ पर फील्ड लाइन पास है, तो इसे बताया जाता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। तो आई होप ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत है अपने प्रीवियस जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया उसमें। तो आप ये नोट कर लो कहीं रफली कि अगर मैं कभी भी इक्वली स्पेस्ड फील्ड बनाता हूँ तो समझ जाओ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अगर आप चेक करो यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिफॉर्म बनाया है। तो दो तरीके से आप इसको बना सकते हो। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को z एक्सिस पे दिखा दूं, नेगेटिव z एक्सिस पे, तो भी ये अगर आप देखो तो ये इक्वली स्पेस्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन के तैयार है। तो दोनों एग्जाम्पल हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा पॉइंट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले अभी मैं मूविंग वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जनरल आपको फोर्स के बारे में बता रहा हूँ। जनरल मैग्नेटिक फोर्स, जनरल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इसके बाद मैं अभी मोशन को भी और अच्छे से डिफाइन करूंगा। तो ये जो डेरिवेशन है, जो इसका फॉर्मूला आया है बेटा, बेसिकली वो आया है डायमेंशन से। क्या आया है? डायमेंशन से। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे पहचानने के लिए फिर मैं आपको एक और नेक्स्ट छोटा सा आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैं देखो फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा टारगेट ये नहीं है कि जल्दी जल्दी टॉपिक को निपटा दिया जाए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो लेक्चर 1 में हमने ऑस्टर्ड के बारे में बताया था। यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके बगल में मैंने कोई चार्ज, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव ई लिखना होता है, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस ई, और वेक्टर में माइनस से क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता है। तो अभी हम जनरल चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो यहाँ पे जनरल चार्ज है ये पॉजिटिव ई है, ठीक है। तो मैंने ना ये करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में मैंने एक चार्ज को रेस्ट पर रख दिया। अब जब मैंने रेस्ट पे रख दिया तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है, एक बार चेक करो क्या हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या आया कि जब चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर था तो, और उसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में रख दिए तो कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये चार्ज वैसे के वैसा रह गया, रेस्ट पर ही रह गया। इसका मतलब अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में क्या बना रहा था, अगर आपने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में समझाया, यहाँ पर क्या बना रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं कर सकता है। अच्छा, मूव नहीं कर सकता इसका मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता है। इसे और टेक्निकल शब्द में, अगर और टेक्निकल वर्डिंग में फिजिक्स का यूज करें तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। आपको भी पता, अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये पहला कंक्लूजन निकल के आया कि चार्ज पार्टिकल को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, रेस्ट पर रखते हो, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा केस क्या किया इसने, अब दूसरा चीज़ ध्यान से समझना। अच्छा, तो ये कंक्लूजन समझ में आ रहा है ना। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप उस पॉइंट पे टैग करके नीचे कमेंट में डाल देना, अगर कहीं पर कोई आपको प्रॉब्लम आए। अब इसको जरा दूसरे वे में देखते हैं। अब मैं चार्ज पार्टिकल को बेटा नेक्स्ट केस में, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर का यहाँ बस एक काम है कि इस पूरे जोन में क्या प्रोवाइड करना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। और जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये यहाँ पर साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है ना। ये देखो अभी हमने डायरेक्शन जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। यानी यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड देना। अब मैंने चार्ज पार्टिकल को बेटा एक वेलोसिटी दे दी क्यू वी वेलोसिटी से,
यानी मैंने एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा दिया v वेलोसिटी से। अब जब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को मूविंग रखा इसके पास में, जब रेस्ट पे रखा तो कुछ नहीं हुआ, मूविंग रखा तो मैंने देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपना पाथ बदल दे रहा है। पाथ बदलने का मतलब है पहले स्ट्रेट जा रहा था बट अब वो कैसा चलने लगा, कर्व हो गया। इससे क्या अच्छा एक और चीज़ पता चला, किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं आया, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहा। इससे ये मालूम चल रहा है कि अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करा सकता, याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी तो कहीं बदली ही नहीं, एक्सेलरेट नहीं करा सकता। फिर क्या करा सकता है सर, तो ये बस उसको डेविएट कर सकता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है किस पे, मूविंग चार्ज पर। और ये जो मूविंग चार्ज पर ये जो फोर्स लगा रहा है ये कैसा है बेटा, ये नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स है, यानी कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। फिर क्या कैसा फोर्स लगा रहा है, सिर्फ ये पाथ को चेंज कर रहा है, पाथ चेंज कर देता है बस, और कुछ नहीं करता, सिर्फ पाथ ऑफ चार्ज को चेंज कर देता है। अब जरा देखना, वही चीज़ हम आगे डायरेक्शन में देखेंगे कि सर ये इधर ही मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, ये कैसे पता चला, ये हम आगे डायरेक्शन में देखेंगे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, सोचना है, वो यहाँ पर सुनो। देखो फिजिक्स क्या कहता है, कभी भी फोर्स तभी आता है जब दो फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हों। अब मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा है, किसका फोर्स लग रहा है, एक पोल का फोर्स लग रहा है, यानी मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब एक और चीज़ यहाँ से जस्टिफाई हो रही है क्या, कि मूविंग चार्ज, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो अपने सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जब चार्ज मूविंग होता है तो वो अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट कर रहा है, वो अपने सराउंडिंग में क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और देखो करंट ने भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाया और मूविंग चार्ज ने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तब फोर्स लगता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये जो फोर्स का नेचर है वो कैसा है, नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में यस लिख देना। तो आगे चलते हैं। अब देखो, अब जो ये फोर्स आया बेटा, ये फोर्स जो आया यानी जिसकी वजह से ये पाथ चेंज हुआ, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आया इस केस में मूविंग चार्ज पे जो आपका, अब देखो अब ध्यान से समझना, करंट कैरिंग कंडक्टर का काम क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर का काम था इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, राइट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। और चार्ज का काम क्या था, चार्ज का काम था मूव करना, और जैसे ही मूव कर रहा है वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग गया। तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स निकल के आता है F = वो आता है QVB sin थीटा। अब सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो बेटा ये डायमेंशनल एनालिसिस से आया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसे वेरिएबल्स को रखा जाता है, और क्लास 11th में आपने किया भी होगा डायमेंशन में डेरिवेशंस, ठीक है ना। कुछ किताब इसे ऐसे भी दिखाते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा, F इज, ये सब कहने की बातें हैं। ये जो आपका फॉर्मूला आया है वो डायमेंशनल एनालिसिस से आया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, V और B के बीच का एंगल। तो अगर मैं इसे वेक्टर में लिखूं तो ये हो जाएगा V क्रॉस B। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर को हम लिखते हैं साइन थीटा के साथ। तो ये जो फोर्स आपके पास यहाँ पर दिख रहा है इसी को कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर दो केस बन सकता है। केस 1 थीटा के ऊपर बात कर रहे हैं। केस 1, अगर V पैरेलल होता B के, यानी
यहाँ पर अगर मेरा जो चार्ज पार्टिकल है, ये देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर फील्ड कैसा बना रहा है, तो फील्ड बना रहा है ये अंदर की तरफ। अगर चार्ज पार्टिकल भी मेरा अंदर की तरफ जा रहा होता, ठीक है ना, या बाहर की तरफ जा रहा होता, यानी थीटा 0 हो और 180 डिग्री हो, दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी इट विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अनडिफ्लेक्टेड मोशन होगा। रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, और क्रॉस प्रोडक्ट कब आएगा, जब थीटा या तो 0 से बड़ा हो, 90 हो, यानी थीटा शुड बी नॉट इक्वल टू, नेवर इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों ही जगह पर फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं केस 2, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। तो आपको भी पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब अगर v वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है तो जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो मैक्सिमम लगेगा, और जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो होगा QVB। क्लियर है यहाँ तक, QVB। और यहाँ पर देखो, इसका मतलब मान लो मैंने यहाँ पर चार्ज को इस तरीके से मूव करा दिया। अब आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, और चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, आई कैप पे। अब ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर। अब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो ये नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट रख लेना। ये जेई में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं। नीट का तो फेवरेट सवाल है ये, और एकेडमिक सीबीएसई में आता ही आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो बातें और कर लेते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं Q को रख दूँ पॉजिटिव E, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ, तो फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है EV क्रॉस B, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूँ, यहाँ पर देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है इसमें क्या चेंज आएगा, तो आप देख रहे हो एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। नेगेटिव साइन वेक्टर क्वांटिटी में आपको भी पता है क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन बताता है। यानी अगर कहीं मैंने लिखा -3 न्यूटन, ठीक है ना, -3 न्यूटन, इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव एक्स पर लग रहा है। तो यहाँ नेगेटिव सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो अब आपको जो डायरेक्शन बनाना है ना बेटा, वो बनाना है पॉजिटिव के लिए, और जो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन आप सीख गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो उसी का उल्टा कर देना, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको पहले फोर्स का डायरेक्शन बता देता हूं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करके दे दिया जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को मैंने v वेलोसिटी यानी परपेंडिकुलर एंट्री कराया। अब आप ध्यान देना, जब आप परपेंडिकुलर एंट्री कराओगे तो सर इसका कैसा मोशन होगा, ये किधर जाएगा, क्या ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, या सीधा डिफ्लेक्ट होगा, सीधा चला जाएगा अनडिफ्लेक्टेड। तो देखो ये डिफ्लेक्शन तो होने वाला है। रीज़न क्या है, रीज़न है थीटा इज 90 डिग्री, यानी v इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो ये डिफ्लेक्शन देगा। तो एक क्वेश्चन अगर आ जाता है ऐसे केस में, क्या पार्ट डिफ्लेक्ट होगा, तो यस। अब किस डायरेक्शन में होगा तो वो देखो कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना हाथ दोबारा ऐसे मछली की तरह, इसे मछली कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, फिश कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसे रखना है मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, ये जो टिप है इसे रखना है अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। आप भी बना के देखो, अपने हाथ को ऐसे रखो, ये रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये रखना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो अगर आप नोटिस करो, ये गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हुआ वेलोसिटी, और जो आपका आशीर्वाद मैंने आपको बताया था
था, जो आशीर्वाद है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ध्यान देना, आशीर्वाद यहाँ पर फोर्स की बात हो रही, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो दोबारा नोट करो, ये जो टिप है ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और ये जो है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो जो फोर्स लग रहा है आप देख रहे हो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है इस तरीके से। अब जब ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है तो जो मेरा चार्ज है ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ घूमेगा, ठीक है ना। अब एक बात सोचना, अब मैं इस पॉइंट पर अगर देखूं, इस पॉइंट पर देखूं तो इधर लग रहा है, इस पॉइंट पे देखूं तो नीचे लगने लगेगा, इधर देखूं तो इधर लगने लगेगा। तो ये तो आपको भी क्लियर हो रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करने लगा, ये सर्कुलर मोशन करने लगा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने क्या करने लगा, सर्कुलर मोशन करने लगा। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, अगर आप चेक करो तो वो लग रहा है सेंटर की तरफ। कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकल के आता है, कॉन्क्लूजन ये निकल के आता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो अगर इलेक्ट्रॉन होता यही तो क्या करते आप, अगर यही बेटा इलेक्ट्रॉन होता तो आपको भी पता है कि जैसे हमने अभी डायरेक्शन निकाला ऊपर तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मतलब नीचे। तो अगर यही इलेक्ट्रॉन जाता तो वो ऐसा ना डांस, मतलब सर्कुलर मोशन, ऐसा मैं डांस बोल रहा था, ऐसा सर्कुलर मोशन करने लगता। क्योंकि उसका कैसा होने लगता, उसका क्लॉकवाइज में सर्कुलर मोशन होने लगता, क्योंकि उसका फोर्स ठीक उल्टा लगने लगता, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन किससे बनाना है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो उसी का उल्टा कर देना। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया, इफ V इज परपेंडिकुलर टू B और चार्ज क्या हो रहा है, एंटरिंग इन दी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मोशन होगा, नेचर ऑफ मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। अब ये बात क्लियर है सबको, क्या हर केस में सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं। अगर 0 डिग्री 180 डिग्री का हमने डिस्कस कर लिया, सीधा निकल जाएगा, ठीक है ना, अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री पे एंट्री करेगा तो सर्कुलर मोशन करने लगेगा, ठीक है सर। अब आप देखो, अब अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है तो ऑब्वियसली उसका रेडियस भी होगा। तो अब इसका एक्सप्रेशन पूछ लेगा, ठीक है ना, वेलोसिटी पूछ लेगा, एक्सप्रेशन पूछ लेगा, रेडियस पूछ लेगा, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी था। तो ऐसे केस में केस 1, अगर V इज परपेंडिकुलर टू B, ध्यान दो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है टूवर्ड्स सेंटर। किधर लग रहा है, टूवर्ड्स सेंटर अलोंग दी रेडियस, अलोंग दी रेडियस। अरे सर ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इधर, तो यस। तो आप देख रहे हो सर्कुलर मोशन फिजिक्स क्या कहता है, कोई तभी कर पाएगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, इट इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अभी हमने इससे पहले देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो तो QVB है। यस, QVB इज इक्वल टू mv²/r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स है जो कि mv²/r है, और अभी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता है QVB लगता है। देखो यहाँ पे आप चाहो तो Q को E लिख सकते हो, अभी हम Q को लेके चल रहे हैं क्योंकि कई बार अल्फा दे दे तो उसी हिसाब से आप अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेना। अब यहाँ पर V से V को कैंसिल कर दो और रेडियस, यानी ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस का जो फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ पाथ, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा, इसका फॉर्मूला निकल के आया mv/qb। ठीक है, क्लियर है, mv/qb। ये हमारा पहला टारगेट हो गया। सेकेंड टारगेट, अगर मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछ ले तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन के लिए आपको इसी इक्वेशन में क्या करना है, इसी इक्वेशन में वेलोसिटी को रीअरेंज कर दो जो कि हो जाएगा QBR बाई, देखो QBR बाई M, यहाँ पे देख रहे हो QBR बाई M। अब जरा यहाँ रेडियस को
एक्सप्रेशन आ गया और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। आप देख रहे हो जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा रेडियस। दूसरा, मास बाई चार्ज के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस, लेकिन वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब पहले हम अपना एक्सप्रेशन कर लेते हैं, फिर इसके कंक्लूजन पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर ये आपसे बोल दे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है हाफ mv² होता है। तो मैं हाफ mv² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी Q² B² R² बाई m², राइट। अब यहाँ से एक m चला जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ Q² B² R² बाई m। तो आई होप आपको रेडियस का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे कमेंट ज़रूर करते रहना। अगर कहीं पर आपको लगे कि सर यहाँ वाले टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, तो वो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया जिसमें हमने परपेंडिकुलर एंट्री कराई थी। तो हमने देखा कि वो एक सर्कुलर पाथ पे कवर करने लगा, सर्कुलर पाथ पे चलने लगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को क्लियर है। चलिए, अब यहीं पर कई बार टाइम पीरियड की बात कर लेगा, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेगा, तो वो भी देख लेते हैं। आप सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर मैं पूरा सर्कल उठा लूँ तो 2πr, और जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो अब मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। अब आप सभी को पता है कि एक साइकिल क्या होता है, पूरा सर्कल। तो आप देख रहे हो टोटल साइकिल में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड को लिख सकते हो 2πr बाई v, ठीक है। अब यहाँ पर या तो आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, या v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जिस भी केस में आपका न्यूमेरिकल पूछा है टाइम पीरियड का, उसके साथ आप सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो r की वैल्यू यहाँ पर देखो mv/qb है, तो मैंने mv/qb रख लिया। यहाँ से v और v कैंसिल हो गया और आपके पास आया 2πm/qb। और यहाँ से एक बहुत बेहतरीन चीज़ समझ में आई कि जो टाइम पीरियड है, चाहे छोटा हो रेडियस, बड़ा हो रेडियस, ज़्यादा हो वेलोसिटी, कम हो वेलोसिटी, कोई मतलब नहीं है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है। देखो क्यों, 2π आपको पता है बदलने वाला नहीं है, मास ऑफ चार्ज बदलेगा नहीं, चार्ज भाई आपने जो चार्ज लिया है वो ऐसा थोड़ी ना कि एक्स्ट्रा चार्ज रास्ते में और दे दिया, और फील्ड आपने ऑलरेडी यूनिफॉर्म रख रखी है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये एक ऐसा पॉइंट मिला इस वाले टॉपिक में जिसके बेस पर बेटा साइक्लोट्रॉन, जो कि अब सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम कवर करेंगे, साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। अगर यहाँ टाइम पीरियड वेरिएबल होता, चेंज होता, डिपेंड करता रेडियस या वेलोसिटी पे, तो साइक्लोट्रॉन का कभी आविष्कार हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। तो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं आज का लेक्चर, ऑलरेडी हमने इसे काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। तो डे 3 में हम देखेंगे कि अगर ये थीटा एंगल पे जाता है तो क्या होता है, और उसके बाद हम साइक्लोट्रॉन देखेंगे। फिर आपका ये जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाला टॉपिक है ये यहाँ कवर हो जाएगा। फिर हम बायो-सवार्ट लॉ पे जाएंगे, यानी डे 4 बायो-सवार्ट लॉ और एप्लीकेशन पे जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर है। और हाँ, बीच में हम जेई और नीट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस जितने आए हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे ये एक टॉपिक खत्म हुआ, इसी के बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा बहुत देखो, इसमें क्या होता है ना, टीचर अगर देखो, आपको पता है मेरे पास ऑफलाइन का भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मैं चाह रहा हूँ एक क्वालिटी एजुकेशन देना आप सभी को। तो थोड़ा सा आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें और मोटिवेट करें, ठीक है ना। और अगर देखो जितने बच्चे होंगे डाउट का लेवल उतना ज़्यादा होगा, और तो हम और ज़्यादा इसको क्या कर देंगे, इन डेप्थ में वीडियोस चलता चला जाएगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मिलते हैं डे 3 पे कल।